हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स विद सुनीत जांगड़ा। तो आज हम कर रहे हैं 10th क्लास की एसएस की पॉलिटिकल साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। जैसे कि हमने इसके लास्ट के 2 चैप्टर में देखा था कि विविधता उसमें क्या बताया गया था। पहले चैप्टर में बताया गया था कि जो श्रीलंका और बेल्जियम थे वहाँ पर भाषा के आधार पर विविधता थी, तो लोकतंत्र में उससे रिलेटेड क्या एक्शन लिए गए। सेकंड चैप्टर में हमने इससे रिलेटेड देखा और आज हम देखेंगे कि जो विविधता होती है वह सिर्फ क्या है भाषाई या क्षेत्र के आधार पर नहीं होती, और भी बहुत से फैक्टर होते हैं जिनके आधार पर क्या है विविधता का बंटवारा होता है। लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती। कई बार लोग अपनी पहचान दूसरों से अपने संबंध, शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। इस अध्याय में देखेंगे कि हम किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों तथा असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई क्या है सिर्फ भाषा या क्षेत्र के आधार पर ही अलग हो, और भी कोई शारीरिक बनावट है, किसी के धर्म अलग है, किसी की जाति अलग है, किसी का कबीला अलग है, इनके आधार पर भी उनमें क्या है डिफ्रेंशिएशन आ सकते हैं, जैसा कि हम अपनी सोसाइटी में भी नॉर्मली देख सकते हैं। ये चैप्टर बहुत आसान है। यदि आप इसको अपनी सोसाइटी के साथ कोरिलेट करके पढ़ोगे तो आप आराम से इसको समझ सकते हो कि कैसे कैसे भेदभाव होता है। तो हम इसको क्या है अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि किस किस तरह से लोगों के साथ भेदभाव होता है। यहाँ पर हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति का एक उदाहरण के जरिए बात स्पष्ट करेंगे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग वाले चैप्टर में क्या था, सत्ता की साझेदारी में क्या पढ़ा था कि श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जाम्पल लेकर समझा था, उसी तरह इसको भी क्या है विविधता को भी हम क्या है एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल आता है कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। मैक्सिको में ओलंपिक हुए थे, उसमें क्या घटना घटी थी उसके बारे में पढ़ते हैं। इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर, ये तस्वीर जो छपी है अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। यह सन 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों में वहाँ पर क्या हुई थी, एक 200 मीटर की दौड़ हुई थी। और जब 200 मीटर की दौड़ हुई तो उसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए थे उनको क्या है उनको मेडल देने के लिए बुलाया गया। और अमेरिका का राष्ट्रीय गान बज रहा था और क्या है सिर झुकाए, जो ये थे दो व्यक्ति थे, वो सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए 2 खिलाड़ी खड़े हुए थे। वे अमेरिकी धावक कौन थे? वे अमेरिकी धावक थे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लेस। ये अफ्रो अमेरिकी थे। अफ्रो अमेरिकी का क्या मतलब है कि जो इनके पूर्वज थे, अमेरिका आज़ाद होने से पहले जब अमेरिका एक कॉलोनी के रूप में हुआ था तो वो अफ्रीका से अमेरिका लाए गए थे क्या है मजदूरी करने के लिए। फिर धीरे धीरे अमेरिका आज़ाद हुआ और उनके पास भी पैसा पावर आ गई, तो फिर क्या है वह आगे बढ़े और क्या है, लेकिन जो अफ्रीका से आए थे वो क्या होते थे, वो काले रंग के होते थे, इतने ज़्यादा गोरे नहीं होते थे। और दूसरी तरह जो प्योर अमेरिका के थे वो क्या है गोरे होते थे। इनमें क्या है उसको कलर का डिफ्रेंशिएशन आता रहता था। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। उन्होंने जूते नहीं पहने थे जब वो पदक लेने के लिए गए, ना तो जूते पहने थे उन्होंने, क्या हुआ सिर्फ मोजे चढ़ा हुआ लेकर क्या है पुरस्कार लेने के लिए चले गए थे। यह जताने की कोशिश की थी कि जो क्या है अमेरिकी अश्वेत लोग हैं यानी ब्लैक लोग हैं वहाँ पर। स्मिथ ने अश्वेत लोग गरीब हैं। इसके अलावा था स्मिथ ने अपने गले में एक क्या था काला मफलर जैसा परिधान भी पहना हुआ था जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी हुई थी। और अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंगभेद, जो वहाँ के रंगभेद होता था, के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। काले दस्ताने और मुट्ठी बंधी हुई मुठ्ठियाँ अश्वेत शक्ति का प्रतीक है। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई
ये 3 थे, 3 में से 2 अमेरिका के थे। कौन थे? टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। तीसरे कौन थे जिसको रजत पदक मिला था, सेकंड नंबर पे आए थे, वो थे पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना ठीक था? क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? पीटर नॉर्मस, जो कि न तो अमेरिका के थे और न ही अश्वेत थे, क्यों इस विरोध में शामिल हुए? क्या आप उनकी जगह होते तो क्या क्या करते? ये क्वेश्चन उठता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना की क्या है, विरुद्ध माना। क्यों उन्होंने क्या किया है, गलत एक्टिविटी की है। तो इसके कारण क्या हुआ, उन्होंने दोषी करार दे दिया और उनके पदक वापस ले लिए। नॉर्म्स को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने क्या माना कि नॉर्म्स भी इनका साथ दे रहा था, इसलिए अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम की में क्या है कोई जगह नहीं दी गई। पर इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते हुए नागरिक आंदोलन को क्या है दुनिया के प्रति ध्यान खींचने के लिए आकर्षित कर दिया, यानी सफलता पाई। हाल में ही सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवा दी। कहा? सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी। और जब 2006 में नॉर्म्स की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में कौन थे? स्मिथ और कार्लोस भी थे। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये यूनिवर्सिटी है 2005 में सेंट होज स्टेट यूनिवर्सिटी में टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस के विरुद्ध प्रदर्शन किए थे। उनके प्रतीक में क्या कर दिया, यहाँ पर उनकी स्टैचू बना दिया गया। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है समानताएं, असमानताएं और विभाजन। ये क्या क्या होते हैं? समानताएं, असमानताएं, फिर क्या है, विभाजन होता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे तथा सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल, रंग के आधार पर ही होता है? पिछले 2 अध्यायों में हमारे सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूप देखे हैं। जैसे उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में क्या था, क्षेत्रीय विभाजन था तथा भाषा के आधार पर दोनों सत्रों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले अलग अलग लोग क्या है, भाषा अलग अलग बोलते थे। श्रीलंका में क्या है, क्षेत्र के आधार पर दिखाई गई है भाषा, मतलब भाषा भी अलग थी और उनका एरिया भी अलग था। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, जो समाज में जो ये प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है या भेदभाव उत्पन्न होता है, वो क्यों होता है, उसके कारण क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे। सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्म आधारित होता है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस कास्ट में जन्म ले लेता है उसके अनुसार उसका क्या है, सामाजिक विभाजन हो जाता है। सामाजिक विभाजन हो जाता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं है। अब किसी के हाथ में तो नहीं होता कि वह कहाँ पे पैदा होगा। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय में एक परिवार के रूप में हुआ है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई क्षत्रिय हो, पुरुष हो, लंबा हो, छोटा हो, चमड़ी का रंग अलग अलग हो, उसकी शारीरिक अक्षमताएं समताएं अलग अलग हो, बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म से आधारित होते हैं। कुछ चीज़ें क्या है, कुछ चीज़ें हमारी पसंद चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी क्या है पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं, वो उसके हाथ में होता है। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय में पेशे, खेल, संस्कृति गतिविधियों के क्या है अपने आधार का क्या है अपने मनपसंद का चुनाव कर सकते हैं। इन सब के आधार पर सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं होती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होती हैं, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच में एक पुल का भी काम करती हैं। मतलब यह विभिन्नताएं लोगों को जोड़ने का भी काम करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूह के लोग अपने समूह की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया था कि कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से क्या थे, दोनों
अफ्रीका के थे, जबकि कौन था, नॉर्मस सवेद था और ना ही उनके देश का था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का होते हुए भी क्या हुआ, इन तीनों में समानता थी कि ये क्या कर रहे थे, वो नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे थे। ठीक है, अक्सर ये देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति, उनका पंथ अलग अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज़्यादा करीब महसूस कर सकते हैं। एक ही परिवार के अमीर व गरीब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने समझने लगते हैं। इस प्रकार सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है। इसी तरह से लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा होते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण कर लेती है। सामाजिक विभिन्नताएं, समानताएं, असमानताएं को इसमें क्या है, फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है जो हमारे बस में नहीं होती, वो होती है जन्म आधारित, कि हमें कहाँ जन्म मिला है, किस समुदाय में जन्म मिला है। दूसरी होती है जब हम खुद चूज करते हैं, जैसे हम पढ़ाई में क्या पेशा चूज करते हैं, कौन सी स्ट्रीम लेते हैं, ठीक है, और किसके साथ मित्रता करते हैं, किसके साथ नहीं करते हैं। ये सभी क्या है, हमारी मनपसंद ऑप्शन है जिसको हम चुनते हैं। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव, जो अलग अलग विभिन्नताएं हैं उनमें सामंजस्य कैसे स्थापित होता है और उनमें टकराव कैसे होता है। सामाजिक विभिन्नता तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर तथा बड़े हो। अमेरिका में श्वेत अश्वेत का एक अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब थे, बेघर थे, भेदभाव का शिकार थे। हमारे देश में भी क्या है, जो दलित हैं आमतौर पर गरीब हैं, भूमिहीन है, उनके पास भूमि नहीं है, उन्हें अक्सर भेदभाव तथा अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे क्या होता है, एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हैं, तो फिर एक समूह के लोग के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। क्या है, अलग अलग समूह के होते हुए भी क्या है, उनमें एक सी असमानताएं हैं, तो वह क्या है, एक जैसे दिखने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के मत एक जैसे हो सकते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए अलग अलग हो सकते हैं। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण ले तो दोनों ही ईसाई बहुल क्या है, दोनों में बहुत ईसाई हैं, ईसाई बहुलक देश हैं, लेकिन यहाँ पर लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बांटे गए हैं। हमने इतिहास में पढ़ा था कि जो ईसाई मत है वो आगे चलकर क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक को क्या है, प्रोटेस्टेंट बोलते थे, दूसरे को कैथोलिक चर्च बोलते थे। कैथोलिक चर्च वो होते थे जो चर्च में विश्वास करते थे, जो क्या मानते थे कि जो पादरी होता है वो क्या है, भगवान जो उनका ईश्वर है उसके और आदमियों जो आम जनता है उसके बीच में क्या है, एक दूत का काम करता है। जबकि प्रोटेस्टेंट का मानना था कि क्या मानना था कि जो ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर सिर्फ एक है, यदि कोई सच्चे मन से उसको चाहता है तो वह उसकी जरूर सुनता है। उत्तरी आयरलैंड के में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों अमीर और गरीब हैं। परिणाम स्वरूप यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच भारी मारकाट चलती रहती है, पर नीदरलैंड में ऐसा कुछ नहीं होता। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे में से घुस जाती हैं तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार हो जाती है। जहाँ ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती है, उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान नहीं होता। आज अधिकतर समाजों में क्या देखते हैं हम, कई किस्म की विभाजन देखने को मिलता है। देश बड़ा हो या छोटा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, कैसा ही हो देश हो, उसमें क्या है, अलग अलग विभाजन देखने को मिलता है। भारत काफ़ी बड़ा देश है, अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा देश है, लेकिन वहाँ फिर भी क्या है, अनेक समुदाय के लोग हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुँचने वाले लोगों के कारण तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं और ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति क्या है वहाँ लेके जा रहे हैं। उनसे अपना क्या है, एक
अलग समुदाय बन रहा है जो वहाँ पर क्या है, इस हिसाब से आज दुनिया में अधिकतर देश बहुसंस्कृति के हो रहे हैं, यानी उनमें विभिन्नता आती जा रही है। सामाजिक विभाजनों की राजनीति, अब इन पर राजनीति कैसे होती है? सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है? पहली नज़र में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। यदि हम इंडिया की बात करें ना, तो अभी क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, ठीक है। वहाँ पर चुनाव ये नहीं देखा गया था कि किसको रोजगार मिला, किसको शिक्षा मिली, ये कोई मुद्दा नहीं था। उस पर मुद्दा क्या था, यादव किसको वोट देंगे, और क्या था, मुस्लिम किसको वोट देंगे, हिंदू किसको वोट दे रहा है। और आज की रोज राजनीति के हम देखें तो हमारे देश में क्या है, बीजेपी किसका, हिंदुत्व को समर्थन कर रही है, जय श्री राम बोल के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ हिंदू ही रहते हैं, मुसलमान भी हमारे देश के ही नागरिक हैं, उनका भी बराबर सम्मान करना चाहिए और उनके साथ भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है और इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीति होड़ करने लगते हैं तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में देखा जा चुका है। परिणामों का दायरा, उत्तरी आयरलैंड का ही एक उदाहरण ले दो जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का यह एक हिस्सा काफ़ी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। यहाँ की आबादी ईसाई है और वहाँ के धर्म के दो पार्टी में डिवाइड किया गया है। 53% लोग क्या है, प्रोटेस्टेंट हैं और बाकी कितने बच गए, 44% लोग क्या है, रोमन कैथोलिक को मानने वाले हैं। कैथोलिक का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं और उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए कि मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में हैं। क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है और यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग तथा सेना के जवान मारे जा चुके हैं। अब आधे लोग उसको एक तरफ कहाँ से, दूसरे लोग उसको दूसरी तरफ कहाँ से, इससे क्या है, आगे चलकर देश में विभाजन का कारण बन सकता है। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति का समझौता हुआ जिसमें क्या हुआ कि दोनों पक्षों में हिंसक आंदोलन बंद करने की बात को स्वीकार की गई और यूगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। वहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीति होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया। ऐसे उदाहरण के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन न हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन हो तो उसे राजनीति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। यदि मान लो किसी देश में सामाजिक विभाजन है, मतलब अलग अलग विविधता है, तो राजनीतिक नहीं होनी चाहिए उस पर कि वोट आए तो हम तो हिंदू को लेंगे, मुसलमानों को देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर इसके साथ ही सच्चाई यह है भी कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। हमने पहले भी देखा था कि क्या है, दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन अवश्य मिलता है। ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना तथा विभिन्न समुदायों को उचित मांगों को, जरूरतों को पूरा करना भी क्या है, एक किस्म की राजनीति की मांग है। जरूरतों को पूरा करना, नीतियां बनाना इसी कड़ी का हिस्सा है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप तथा सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को या दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं।
और उसको वेट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां होती हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती हैं। पर इस सब की परिणति देश के विखंडन में नहीं होती। 3 आयाम, जो 3 आयाम हैं वो कैसे कैसे किस किस तरह के हैं, चलिए देखते हैं। तीन आयाम में क्या आता है? सामाजिक विभाजनों में राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ क्या है? लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानते हैं तो उसके लिए दूसरों के साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। यदि हम क्या है हिंदू मुसलमान के तौर पर क्या अपने आप को डिवाइड करते रहेंगे तो उस कंडीशन में कभी भी हम क्या है एक साथ नहीं आ सकते। तो उसके लिए क्या है, हमें इन दायरों को भूलकर एक इंसानियत का दायरा की चादर को ओढ़ना चाहिए। अगर लोग अपनी बहुराष्ट्रीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा तथा सहयोगी मानते हैं तब कोई समस्या नहीं है। जैसे बेल्जियम में अधिकतर लोग खुद को बेल्जियमी ही मानते हैं, भले ही वे क्या है या तो डच बोलते हो या क्या है फिर फ्रांस बोलते हो। इस नज़रिए के साथ क्या होगा कि इस नज़रिए के साथ उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है। और हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसे ही नज़रिए रखते हैं। वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश का, भाषा या समूह या धार्मिक या सामाजिक समुदाय का हिस्सा मानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल में कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली तथा दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुँचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका में क्या हुआ कि केवल सिंहालियों के लिए मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदाय के नेताओं ने अपनी जातीय समूह की तरफ ऐसी मांगें रख दी कि जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था। तो इससे क्या हुआ? तीसरी चीज़ क्या है? सरकार का रुख। सरकार क्या चाहती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण में देखा कि अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो, अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाने के लिए शुरू होता है तो अक्सर उल्टे तथा नुकसानदेह परिणाम मिलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश कुछ समय के लिए तो हो सकती है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस तरह किसी देश में सामाजिक विभाजनों पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन का राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है और इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह तथा हाशिए पर पड़ी जरूरतों परेशानियों को जाहिर करते हैं, सरकार का ध्यान अब अपनी तरफ खींचते हैं और राजनीति के विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम करती है। इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता। यदि हम प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका देंगे तो क्या है उसके अंदर गुस्सा ज़्यादा नहीं होगा। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है। पर विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखना और सभी चीज़ों को समाहित करने की इच्छा रखना इतना आसान मामला नहीं है। जो लोग खुद को वंचित, अपेक्षित तथा भेदभाव का शिकार मानते हैं उन्हें अन्याय से भी संघर्ष करना होता है। ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है। लोग शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनाव के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं।
उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। कई बार समस्याएं, असमानताएं और इतनी ज़्यादा गैर बराबरी तथा अन्याय वाली होती हैं कि उनको स्वीकार करना असंभव होता है। ऐसी गैर बराबरी तथा अन्याय के खिलाफ होने वाले संघर्ष कई बार क्या है, हिंसा का रास्ता भी ले लेते हैं और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है। इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधता को समावित करने में लोकतंत्र सबसे अच्छा तरीका रहा है। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें बताया गया है कि जो विविधता होती है वो किसी भी देश के लिए कैसे काम करती है और लोकतंत्र होता है उसमें कैसे भूमिका निभाता है कि वह उनको दूर कर सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद सुनील जावल। थैंक यू।